अर्चना पाठक का आप सभी को नमस्कार। आज मैं कहानीकार कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की कहानी सपनों का भारत लेकर उपस्थित हूँ। हमारा भारत कैसा हो, आपने यह सपना देखा। हमारे देश और समाज में व्याप्त गरीबी के लिए आप चिंतित हैं। संसार में सब कुछ होते हुए भी अधिकांश लोग रोते बिलखते अभावग्रस्त जिंदगी गंदगी में जीते हुए संसार से विदा हो जाते हैं। इसे दूर करने आपने गहन चिंतन कर उपाय सुझाया है। आपकी प्रत्येक कहानी मनोरंजक और प्रेरणादायी होने के साथ साथ देश व समाज की समस्याओं को उजागर कर उनका समाधान भी सुझाती है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप विहंस सीरीज़ को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी। आज की कहानी सपनों का भारत गरीबी को जड़ से उखाड़ने में अवश्य ही कारगर सिद्ध होगी। तो आइए सुनते हैं आदरणीय कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की कहानी सपनों का भारत। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख शहरों में से एक शहर अंबिकापुर है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से आए अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग सदियों से आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और कई प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। यहाँ की एक कहावत प्रसिद्ध है, पहले तो कोई यहाँ आना नहीं चाहता और आ जाए तो फिर जाना नहीं चाहता। अंबिकापुर के आसपास का इलाका बहुत ही सुरम्य वादियों, पहाड़ियों, झरनों और ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों, वनों से आच्छादित और प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार के खनिजों से भरपूर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियाँ और जंगली जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं। शहर के पूर्व में महामाया मंदिर है। यह शहर के हर वर्ग के लोगों की आस्था का केंद्र है। शहर के पश्चिम की ओर गांधी चौक है, जहां पर न्यायाधीशों अधिकारियों के बंगले हैं और इसी सड़क पर आगे जाकर सड़क के दाईं ओर हॉली क्रॉस स्कूल है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ शहर के लगभग सभी अधिकारियों और रईसों के बच्चे और उन साधारण परिवारों के भी बच्चे जिनके अंदर असाधारण योग्यता है पढ़ते हैं। इसी स्कूल में न्यायाधीश श्री सक्सेना जी का लड़का अमित सक्सेना, बहुत बड़े व्यवसायी श्री रामानंद जी का लड़का ओम प्रकाश और श्री उमेश गुप्ता जी का लड़का संजीव गुप्ता कक्षा 9वीं के छात्र हैं। श्री उमेश जी की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। किसी तरीके से परिवार का पेट पालते हुए संजीव के लिए इतने बड़े स्कूल के खर्च को वहन कर रहे हैं। अमित और ओम प्रकाश का परिवार हर प्रकार से साधन संपन्न है। स्कूल से आने के बाद इन दोनों के घरों में ट्यूशन पढ़ाने के लिए शिक्षक लगे हुए हैं। संजीव गुप्ता को घर के कामकाज के अलावा अपने पिता के काम में भी हाथ बटाना पड़ता है। ओम प्रकाश और संजीव कक्षा 6वीं से ही साथ साथ पढ़ रहे हैं। अमित के पिता श्री सक्सेना जी पिछले साल ही यहाँ आकर अपना पदभार ग्रहण किए हैं। अमित से आपसी विचार मिलने के कारण ओम प्रकाश और संजीव अमित को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। तीनों के घर में अलग अलग प्रकार की पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। सक्सेना साहब के घर में चर्चा होती है कि अमित किसी तरीके से स्नातक तक की पढ़ाई अच्छे ढंग से कर ले तो इसको कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लगवा देंगे। ओम प्रकाश के घर में चर्चा होती है कि ओम प्रकाश किसी तरीके से पढ़ लिख जाए, बढ़िया जोड़ना घटाना सीख ले तो हमको कौन सी नौकरी करानी है, अपने पुश्तैनी व्यवसाय को ढंग से संभाल लेगा। इसके विपरीत संजीव के घर में हमेशा यही चर्चा होती है कि बेटा पढ़ाई में बहुत ध्यान दो, हमारे पास और कोई साधन नहीं है, तुम पढ़ लिख के अच्छी नौकरी में लग जाओगे
तो घर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। घर में हमेशा होती चर्चाओं के कारण अमित बहुत ज़्यादा मन लगाकर नहीं पढ़ता है और वही हाल ओम प्रकाश का भी है। दोनों सोचते हैं कि किसी तरीके से पास भर होते रहें, सहपाठी और परिवार वाले ये न बोले कि फेल हो गए हैं। संजीव इस मामले में हमेशा सतर्क रहता है। उसके कानों में हमेशा माँ की आवाज़ गूंजती है कि बेटा तुमको पढ़ना है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। संजीव बहुत ही मन लगाकर पढ़ता है और हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है। संजीव की माँ भी संजीव को अच्छे ढंग से तैयार कर स्कूल भेजती है, जिससे कि उसके अंदर हीन भावना पैदा न हो। घर के खर्चे काटकर भी समय से स्कूल की फीस भर दी जाती है, जिससे कभी भी उसको कक्षा में सहपाठियों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। कभी कभी जब तीनों दोस्त घूमने जाते हैं, आपस में कई प्रकार के हंसी मजाक करते रहते हैं और आसपास से जाती हुई लड़कियों को देखकर कौन लड़की किसके लिए उपयुक्त रहेगी एक दूसरे पर व्यंग्य कसते हैं। संजीव इन दोस्तों के साथ घूमता जरूर है, दोनों दोस्त उस पर खर्च भी करते हैं, लेकिन उसके कानों में माँ की प्रेरणा भरी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। वो अपने घर की स्थिति समझता है। घूमने के अलावा स्कूल से मिला गृह कार्य भी समय से करता है और स्कूल के ग्रंथालय से विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लाकर अध्ययन करता रहता है। गृह कार्य करने में वह अमित और ओम प्रकाश की हमेशा मदद करता है, जिससे उन्हें स्कूल में सबके सामने शिक्षक की बातें न सुननी पड़े। वह भी अपनी तरफ से अपना पूरा फर्ज अदा करता रहता है। न्यायाधीश का लड़का होने के कारण अमित को स्कूल और समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बहुत बड़े व्यवसायी का लड़का होने के कारण ओम प्रकाश की एक अलग अहमियत है। पढ़ाई लिखाई व अन्य क्षेत्रों में संजीव को हमेशा अग्रणी स्थान प्राप्त होता है। एक प्रकार से तीनों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समन्वय बना हुआ है, जिससे तीनों को एक दूसरे के साथ रहना हितकर लगता है। संजीव के दिमाग में हमेशा यही विचार आता है कि मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। ओम प्रकाश को लगता है कि दोस्तों के साथ पढ़ाई के अलावा घूम फिर लेता हूँ, जितना भी पढ़ लूँगा पर्याप्त है। और अमित सोचता है मेरे पिता न्यायाधीश हैं, लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए कुछ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है ताकि नौकरी मिल जाए। लोग ये न कहें कि माननीय न्यायाधीश का लड़का होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया। कुछ दिनों बाद अमित का जन्मदिन है। यह बात वह अपने दोस्तों को बताता है कि मेरा जन्मदिन आने वाला है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। विशेषकर ओम प्रकाश और संजीव कहते हैं कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे ढंग से मनाएंगे। माननीय न्यायाधीश और उनकी पत्नी अमित का जन्मदिन बहुत ही सादगी पूर्ण ढंग से मनाते हैं। बहुत कम ही लोगों को आमंत्रित किया जाता है। अमित भी केवल ओम प्रकाश और संजीव को ही घर बुलाता है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमान सक्सेना जी अमित को लैपटॉप देते हैं और कहते हैं आज से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी प्राप्त करना है। आगे चलकर तुम्हें इसी से संबंधित विषय लेकर पढ़ाई करनी है। ओम प्रकाश और संजीव भी लैपटॉप देखकर बहुत खुश होते हैं और ओम प्रकाश बोलता है मैं भी अपनी मम्मी को बोलकर कल ज़रूर खरीदूंगा। लेकिन संजीव यह सब सुनकर चुप्पी साध लेता है। घर जाकर ओम प्रकाश अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे बहुत अच्छी कंपनी का लैपटॉप चाहिए। मेरे दोस्त को उसके जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उपहार में दिया है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे 2 ले दूँगी।
क्यों चिंता करता है? ओम प्रकाश अपनी माँ को कहता है, एक तो मुझको कल ही चाहिए। इतने में उसके पिता रामानंद की आवाज़ सुनाई देती है, माँ के प्राण मत खा, मैं कंप्यूटर दुकान में फ़ोन कर दूंगा, कल जाकर जो तुम्हें पसंद आए लैपटॉप ले लेना। संजीव को लगता है मेरे दोनों दोस्तों के पास लैपटॉप हो जाएगा, मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन गरीबी में घर के बच्चे भी उम्र से पहले समझदार हो जाते हैं। यह बात संजीव पर भी लागू हो रही थी। वह चाहकर भी माँ बाप के सामने अपनी यह मांग नहीं रख पा रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम है कि लगातार कहने के बाद आवश्यकता को देखते हुए उसके पिताजी ने उसे एक सस्ता सा मोबाइल खरीद कर दिया था, जबकि उसके दोस्तों के पास अच्छी कंपनी के मोबाइल हैं। वह अपना मोबाइल बहुत ही ज़रूरी होने पर उपयोग करता है। रात के भोजन के बाद संजीव जब अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसके जेहन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। कभी उसको श्रीमान न्यायाधीश जी का सजा धजा बंगला, बंगले के अंदर सारे आधुनिक साधन, सामने बड़ा लॉन, साफ सफाई और काम करते हुए चपरासी, लॉन चेयर पर बैठे हुए अमित के माता पिता दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे रामानंद जी की बहुत बड़ी कोठी दिखाई देती है और कोठी के सामने कई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कई लोग आ जा रहे हैं और रामानंद जी मोबाइल फ़ोन पर लाखों की बातें करते दिखाई देते हैं। तभी उसका ध्यान अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों की ओर जाता है और अपना घर भी दिखाई देता है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, 800 रुपये महीने का किराया है और बिजली का खर्च लगभग 200 रुपया अलग से देना पड़ता है। सभी घरों में रहने वाले लोग गरीब हैं। कोई किसी की दुकान पर नौकरी कर रहा है तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई छोटे मोटे ठेले लगाकर खाने का सामान बेच रहा है। लगभग सभी की स्थिति निम्न स्तरीय है। संजीव अब समझदार हो गया है। वो सोचता है संसार में ऐसा क्यों है? कब लोगों की स्थिति सुधरेगी? कब समय आएगा? कब सब अच्छे ढंग से रहेंगे? अपने घर के आसपास फैली हुई गंदगी, रोज रात को शराब पीकर आपस में लड़ते लोग, पानी के नल के पास पानी भरने के लिए लगी हुई कतार देखकर उसे बहुत दुख होता है। उस माहौल में भी उसे एक बात की बड़ी खुशी है कि उसके पिताजी शराब नहीं पीते हैं और उसकी माँ भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, जो हमेशा उसे सही और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। उसके पिताजी जितना भी कमा कर लाते हैं, बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसकी माँ उसी में गुजारा कर लेती है। घर में किसी प्रकार का भी खाने पीने संबंधी अभाव नहीं रहता है। संजीव के स्कूल में वार्षिक उत्सव मनाने के लिए दिनांक निर्धारित हो जाती है और कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आयोजन समिति बनाई जाती है। स्कूल के छात्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपना नाम आयोजन समिति को दे देते हैं। इसमें एक कार्यक्रम भाषण प्रतियोगिता का भी होता है, जिसका विषय देश से गरीबी कैसे हटाई जाए रखा गया है। अमित और ओम प्रकाश किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं और संजीव को बोलते हैं, तुम हर क्षेत्र में तेज हो, अध्ययन भी करते हो, हम लोग हमेशा तुम्ही से सलाह लेते हैं, तुम किसी भी एक कार्यक्रम में ज़रूर भाग लो, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी नाम हो जाएगा। संजीव पहले मना कर देता है, मैं भाग नहीं ले पाऊंगा। बार बार दोस्तों के आग्रह से वह भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है और आयोजन समिति के पास अपना नाम दे देता है। तैयारी के लिए केवल 5 दिन ही बचे रहते हैं। स्कूल से घर आने के बाद संजीव के दिमाग में
यह विषय घूमता रहता है कि कैसे तैयारी हो पाएगी, कैसे मैं बोलूँगा। न ढंग से बोल पाया और सही तर्कपूर्ण समाधान न दे पाया तो इतने छात्रों, शिक्षकों और बाहर से आए सभी छात्रों के माँ बाप और मुख्य अतिथि के सामने बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को हर वर्ष की तरह संजीव के माता पिता भी देखने आ रहे थे। संजीव के जेहन में कई प्रकार के विचार आते हैं। गरीबी हटाने से संबंधित कोई किताब मिल जाए, कोई समाचार पत्र मिल जाए तो भाषण तैयार करने में सहायता मिल जाएगी। दिन तो किसी प्रकार से कट जाता, लेकिन रात को उसको चिंता के मारे नींद नहीं आती। रोज रात को कागज पेन लेकर भाषण लिखने के लिए बैठ जाता है। बहुत सोचने के बाद भी गरीबी दूर करने का उसे कोई तर्कपूर्ण उपाय नजर नहीं आता है। रात को माँ कई बार बोलती है, बेटा सो जाओ, जो तुम्हारे मन में आए बोल देना। छोटे बच्चों की बातों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। वह हर समय इसी सोच में डूबा रहता है कि उसे किस प्रकार से भाषण देना है। लगातार गहन विचार करने पर अचानक तीसरे दिन रात में संजीव को गरीबी दूर करने का एक बहुत ही सरल उपाय नजर आने लगता है। वह एकदम उछलकर बैठ जाता है और कागज पेन लेकर लिखने लगता है। यह विचार उसे अपने घर और आसपास वालों की स्थिति देखकर आता है। खाने कपड़े की किसी के पास कमी नहीं है, केवल एक मकान ही है जो किसी के पास अपना नहीं है। इसलिए लोग छोटे छोटे मकानों और आसपास फैली गंदगी के बीच रह रहे हैं। वह कभी भी अपने दोस्तों को अपने घर नहीं लाया है और उसके दोस्त भी उसकी स्थिति समझते थे। वह लिखने लगता है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है। क्या कारण है कि हम लोग देश से अभी तक गरीबी दूर नहीं कर पाए हैं। हमें आज़ाद हुए बहुत वर्ष हो गए हैं। अब हम लोग किसी को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि सभी नीतियाँ हमारे नेताओं द्वारा ही बनाई जाती हैं, जिन्हें वोट देकर हम ही विधानसभा और संसद में भेजते हैं। गरीबी हटाने की सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, पर गरीबी नहीं हट पा रही है। हम अभी तक पत्तों को सींच रहे हैं, हमें जड़ों को सींचना होगा। सर्वप्रथम देश से गरीबी हटाने के लिए हमें अपने देश की सैन्य शक्ति को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देशों को हर छोटे छोटे देश भी आंखें दिखाते हैं, जबकि मजबूत सैन्य शक्ति वाले देश की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखते, डरते हैं। युद्ध छिड़ने पर भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। युद्ध भी गरीबी का कारण है। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे देश ने सदियों की गुलामी के बाद जो प्रगति की है वह तारीफ के काबिल है। सदियों से अत्यधिक आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण के उपरांत भी आज़ादी के बाद देश ने बहुत अधिक विकास किया। हम चांद सितारे छूने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आंतरिक व बाहरी रूप से देश को कमज़ोर करने के लिए अनेकों शक्तियां लगी हुई हैं। इसके लिए हमारे नेता, डॉक्टर, व्यापारी, इंजीनियर व अन्य सभी वर्गों के लोग बधाई के पात्र हैं। देश से गरीबी को हमेशा के लिए दूर करना अब असंभव नहीं है। हमारे पास सभी संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, धूप, रोटी, कपड़ा एवं मकान उपलब्ध है तो वह गरीब नहीं है। अगर सरकार व समाज सहयोग की भावना से देश की गरीबी हटाने में जुट जाते हैं, कुछ ही सालों में भारत से यह कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए हमको अधिक बजट का उपयोग सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए करना है। उसके बाद
गरीबी हटाने के लिए करना है। कुछ अशक्त लोगों को छोड़कर हर व्यक्ति खाने और कपड़े पहनने लायक पैसा कमा लेता है और बाकी सभी सामाजिक कार्य भी कर लेता है। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी नहीं होती है। हमारे देश ने अनेकों योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए चलाई हैं, जिनमें अरबों रुपया प्रति वर्ष खर्च हो रहा है। रोटी कपड़े के अलावा मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक रहने के लिए मकान होता है, जो कि अधिकांश लोगों के पास नहीं है। देश में करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है और जिसका कोई उपयोग नहीं है। करोड़ों लोगों के पास 1 वर्ग फुट जमीन भी नहीं है। जिस हिसाब से जमीनों की कीमत है, कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जन्म काल में मेहनत करके जमीन नहीं खरीद सकता और न ही अपना खुद का मकान बना सकता है। हमारे देश में आवश्यक योजनाओं को छोड़कर बाकी सारे संसाधन प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराने के लिए लगा दिए जाएं, तो मेरे विचार से कुछ सालों बाद हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो जाएगा। जिसको भी मकान दिया जाए उससे उस मकान की लागत को बहुत कम राशि की मासिक किश्तों में ले आ जाए। सरकार इस योजना में भूमिहीन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दे। प्रति माह जो राशि एकत्र हो उससे और मकान बनाए जाएं। रोजगार देने वाली योजनाओं का भी पैसा मकान बनाने में लगाया जाए, क्योंकि करोड़ों लोगों को रोजगार इसी योजना से मिल जाएगा। शासन की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वह देश के किसी भी नागरिक को उसके हाल पर न छोड़े, क्योंकि अधिकांश अपराध गरीबी के कारण है। गरीबी के कारण ही गंदगी है और बीमारियां हैं। बेतरतीब बने हुए छोटे छोटे झोंपड़े, आसपास फैली अथाह गंदगी हमारे देश से कब दूर होगी? गरीबी कैसे दूर होगी? हजारों सालों तक अगर यही रवैया रहा तो गरीबी कभी दूर नहीं हो सकती। आज की महंगाई में साधारण आय वाला व्यक्ति कभी भी जमीन या मकान नहीं खरीद सकता। शासन द्वारा भी रजिस्ट्री शुल्क अनाप शनाप रखा गया है और कई प्रकार के भूमाफिया लोगों को उल्टे सीधे प्रलोभन देकर और गलत जमीनें दिलवाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हत्याएं और आत्महत्याएं हो रही हैं। आर्थिक राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति और संगठित होकर अपराध करने वाले लोग जमीन संबंधी व्यापार में मालामाल हो रहे हैं। देश में कठोरता पूर्वक सभी के लिए अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया जाए। किसी भी व्यक्ति के 2 या 3 से अधिक बच्चे न हों और हर 5 लोगों के परिवार के लिए शासन द्वारा लगभग 2-2.5 हजार वर्ग फीट में सर्व सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाएं, क्योंकि साधारण व्यक्ति आज की परिस्थिति में कभी भी अपना मकान नहीं बना पाएगा और देश में यह प्रक्रिया लगातार चलती रहे। सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो। जो काम हम लोग आज़ादी के बाद आज तक नहीं कर पाए हैं, वो आप लोग देखेंगे कुछ वर्षों के अंदर ही हम लोग गरीबी, गंदगी, बीमारियों और अपराधों से निजात पा लेंगे। हमें अपने अधिकांश संसाधन, करोड़ों एकड़ खाली पड़ी जमीन में से कुछ हजारों एकड़ में सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थित कॉलोनियां बनाकर हर मकानहीन परिवार को मकान देने में लगाते हैं, तो मेरे विचार से गरीबी के अलावा भी अधिकांश समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। जबकि मकान संबंधी योजना अब लागू कर दी गई है और इसे पूर्ण होने तक जारी रखा जाए। यह भाषण संजीव कार्यक्रम वाले दिन देता है। बहुत ही जोर शोर से तालियां बजती हैं। भाषण प्रतियोगिता में उसे प्रथम स्थान प्राप्त होता है।
जब वह रात को लगभग 10 बजे माँ बाप अमित और ओम प्रकाश के साथ कार्यक्रम हॉल से बाहर निकलता है तो अचानक उसकी निगाहें आकाश की ओर चली जाती हैं, जहाँ पर चंद्रमा छोटे छोटे बादलों के पार से धीरे धीरे निकलता और छुपता दिखाई देता है। जगमगाते तारे एक अनोखी छटा बिखेर रहे होते हैं। स्कूल में लगे फूलों की सुगंध लिए हल्की ठंडी हवा बह रही होती है। उसे सारा शहर बिजली की रोशनी में आज ज़्यादा ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। दूसरे दिन समाचार पत्रों में संजीव के फोटो के साथ प्रमुखता से उसके भाषण के अंशों को प्रकाशित किया जाता है। कुछ राजनेताओं द्वारा भी इस संबंध में सरकार तक बात पहुंचाने की चर्चाएं होने लगती हैं।